I won from 3 ULP seats when I got elected. I wish him well. I wish him well. और ये कोई पॉइंट ना बोले कि उसमें बॉयकॉट हुआ था. मैं एक सीट से उस बॉयकॉट में जीता था. मैंने 1100 वोट लिए थे. आज भी जब पार्टीज ने बॉयकॉट नहीं किया, 1100 वोट किसी कैंडिडेट ने शायद यूएलपी में नहीं लिए. सो व्हेन आई वन, देन आई टुक 1100 फ्रॉम हजरतपुर. आई वेलकम एवरी कॉर्पोरेटर. वो फॉर्मर मेयर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे पॉलिटिकल ग्राउंड में ओपोनेंट हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डोंट वेलकम हिज इलेक्शन. वो ही इज एन ऑनरेबल कॉर्पोरेटर नाउ, एंड आई होप दैट ही वर्क्स पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टेबिलिटी आए, एंड वी ऑल राइज अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट कि मुझे जी ये बनना है, मुझे जी वो करना है. वी ट्राई टू स्टेबलाइज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब हम 70 कॉर्पोरेटर्स थे, अब हम 73 हैं. तो हम लेट अस स्टेबलाइज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. सलमान साहब भी एक कॉर्पोरेटर हमारे हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, जैसे कि ये सारे हैं. जो इनके हक और हुकूक हैं वो उनके भी हैं, और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां अब उनकी भी हैं अपने कॉर्पोरेटर, अपने वार्ड के तई लोगों की. और ये भी एक मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने यूएलबी इलेक्शन बायकॉट किया था. जो ये यूएलबी है इसको उन्होंने बायकॉट किया था. आज ये रियलिटी है कि उनका डिप्टी मेयर भी है, और अब उनने जिस इलेक्शन को, बुनियादी इलेक्शन को बायकॉट किया, उसका बाईपोल वो लड़ रहे हैं. तो आप उस कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ भी नजर डालें. जब हम इलेक्ट होके 70 कॉर्पोरेटर आए थे, मुझे याद है महबूबा मुफ्ती जी ने एक बयान दिया था, बड़ा अफसोसनाक बयान था. उन्होंने कहा था ये जो सब इलेक्ट होके आए ये क्रिमिनल्स हैं, ये चोर लुचक्के हैं. तो हम बड़े खुश हैं कि हमने बायकॉट किया. तो आज उन्हें फिर बाईपोल क्यों नहीं बायकॉट किया? क्योंकि अब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हैं, अब इसमें पार्टिजन इंटरेस्ट हैं कि श्रीनगर में इनरोड्स हो रही हैं, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज हो रही है. सो आई विश एवरी कॉर्पोरेटर वेल. पीडीपी की जो रिहाना परवेज जी हैं, उन्हें इस्लामी अरबल ईदगाह से जीता है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया है. मैं उनको भी वेलकम करता हूँ. अशरफ साहब तो मेरे पार्टी में भी कोलीग हैं, अब एसएमसी में भी कोलीग हैं, तो उस ज़िम्न से पहले मैं इनका इस्तकबाल उस लिहाज से भी कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द ऑफिसर्स टू लीव कि आपको कोई सियासी सवाल हो. बट ही इज़ द हाईएस्ट वोट गेटर इन श्रीनगर और इन अपनी पार्टी टिकट इन द यूएलपीज, और इन्हीं के वार्ड में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा भी था. सर कहीं ना कहीं सर ये कहा जाता है कि सर जो अपनी पार्टी है वो बी टीम है बीजेपी की, तो इसलिए आप कैसे डिफेंड करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ी कोई बी टीम बीजेपी की बन नहीं सकती. उनने हुकूमत भी की बीजेपी के साथ, मिनिस्ट्री सेंटर में भी की, पीडीपी ने यहाँ पे हुकूमत की. तो अगर वो 70 साल से इनके साथ एक ही थाली में खा के बीजेपी के साथ इक़्तिदार में शमूलियत करके बी टीम नहीं बने, तो एक नवजायद पार्टी जो 7-8 महीने पहले बनी है वो बी टीम कहाँ से बन गई? ये इनकी आदत है कि जब यहाँ पे कोई अल्टरनेट इमर्ज होता है, ये पहले अपनी बातों से लोगों को मरवाते थे मिलिटेंसी में. अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता था, अपने बयानों से उसको मरवा देते थे. अब इनका ये एक चीज़ है, ये स्टिग्मेटाइज करते हैं कि देखिए जी हम दूध से धुले हुए हैं. अपनी पार्टी का क्लियर विजन है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी. नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप काम नहीं करेंगे, फिर किसके साथ करेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करेंगे. तो आर विजन इज़ वेरी क्लियर. अगर मैं बार बार, मैंने जलसे में भी ये कहा, जितनी बैटिंग और बॉलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ की है, वो उनकी बी टीम नहीं है, वो 13th मैन है उस टीम का. तो जब पहले वो बताए ना, वो कहते हैं गुजरात का राइट हुआ, हमने हुकूमत छोड़ दी, वो तो 1 साल बाद छोड़ दी. अपनी पार्टी का बार बार एक बयान आया कि ये पार्टी नई लॉन्च हो गई, ये एक अल्टरनेटिव की तरफ लोगों में जाएगी. तो 11 सीटें हासिल करने के बाद 280 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी उस मकाम पे पहुंच रही है? 13 में हम अभी लीड्स एंड विंस अराउंड 13 है हमारी. इंडिपेंडेंस को हमने बहुत जगह सपोर्ट किया है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे हमने इंडिपेंडेंस को कहाँ कहाँ सपोर्ट किया था. ओवर द लार्जर गोर हमारा एक लार्जर विजन है, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप पूरे कस्बे में, देहात में, इलाका जात में एक ऑल्टरनेट मुतबद्दिल लीडरशिप इमर्ज हो. तो हमने इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट किया. आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात ले लें, 14 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 जीती है, पीडीपी ने 1 जीती है, और पीपल्स मूवमेंट ने 1 जीती है, शायद लसजन की. हो गए 3.
ये 11 किसने जीती? बीजेपी ने 1 हो गई, 4, 5-10 सीटें बची। हमने 3 पार्टी टिकट भी जीती, बाकी 7 ने जीती। इंडिपेंडेंट। एंड दे हैव दीज इंडिपेंडेंट्स हैव वन अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स। फकीर गुजरी की बात करें, वो एनसी का बैस्टन माना जाता था, वहाँ पे इंडिपेंडेंट ने कैसे हराया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को? ठीक है, तो एन ऑल्टरनेट लीडरशिप इज इमर्जिंग। वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर परफॉर्मेंस। हमारे जलसे हर एक जगह अच्छे हुए। और ये भी है कि अल्ताफ साहब ने परसों सही कहा कि मजबूरन ये पार्टीज इकट्ठे तो हुई ना। देखिए, ये हम सबको पता है कि डीडीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 370 को बहाल थोड़ी कर सकते हैं। कॉर्पोरेटर थोड़ी 370-35 को ला सकता है। ये तो पार्लियामेंट में लड़ाई लड़नी है या सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है, तो ये इनने उस बेसिस पे लड़ा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। लेकिन 100 सीटें हासिल करने के बाद मतलब उनका यही रहा हमेशा कि हम 370 के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। तो आपको नहीं अब लगता 100 सीटें हासिल करने में लोग उनका समर्थन कर रहे अब हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्होंने इस मुद्दे पे वोट हासिल किया है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे जो अपने डीडीसी कैंडिडेट हैं उनको मिलके 370 को महीने के अंदर अंदर बहाल करें। वो छोड़ दीजिए, उन डीडीसी को बेसिकली ड्रेन और सड़क बनानी होती है ना। अब उनने कहा हमें ड्रेन सड़क नहीं बनानी है, हमें 370 बहाल करना है। पहले वोट मांगा जाता था ऑटोनॉमी पे। ऑटोनॉमी, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी वो भी बूढ़ी हो गई, हम भी बूढ़े होने लगे, वो कभी आया नहीं। फिर रेस्टोरेशन ऑफ 53 स्टेटस पे मांगा जाता था, वो भी आया नहीं। एक यहाँ पे एक दिन एक आवाज़ उठेगी। आप मिनिस्टर थोड़ी था कि मैं वहाँ फैसिलिटेट हुआ, मैंने भी वहाँ से स्ट्रगल किया, पर मैंने खुद रियलाइज़ किया है, हम सब जो अपनी पार्टी में, हमने भी, हम वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कि एक इंतहा हो गई है अब इमोशनली एक्सप्लॉइट करना। देखिए जी, 370 को बहाल करना है। मैं वो, मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज़ हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, बट डिफरेंट पार्टीज। एजाज जान साहब है पुंछ के, उनका मैंने एक जलसा देखा डीडीसी का, तो उसमें तो सीधा कहते थे वोट किस लिए, 370 और 35 के लिए। अब ये डीडीसी कैंडिडेट बेचारा पुंछ में बैठ के 500 वोट लेके कहाँ से लाएगा 370-35 से? तो लोगों को तो फिर से हम धोखा ही दे रहे हैं ना। ये जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम भी तो वहाँ केस लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियत ने इसको पास किया, अक्सरियत ही इसको रिवर्स कर सकती है। डीडीसी कैंडिडेट या सरपंच या वार्ड मेंबर बेचारा कहाँ से डीडीसी को वापस लाएगा? और अब इनने मांगा इस पे वोट, अगर ये कह रहे हैं हमें इस पे वोट मिला, तो लाइए ना 1 महीने में वापस। मेजॉरिटी धोखा दे के मिली है। जिस बेसिस पे इनने वोट मांगा वो डीडीसी इलेक्शंस का डोमेन नहीं है। जो ये कह रहे हैं, देखिए जी, हमने इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा और इस मुद्दे पे हमें वोट मिला। डीडीसी एक कैंडिडेट का, एक जो डीडीसी का इलेक्शन जीतता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो पार्लियामेंट तो नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाता है, असेंबली में थोड़ी बैठता है, तो वो कहाँ से आपको 370 बेचारा, उसका बेसिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बट एक डिल्यूजनल पॉलिटिक्स, एक रेटरिक की पॉलिटिक्स, एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, दैट डज नॉट मीन आई एम सेइंग व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज रॉन्ग, बट द फोरम दैट दे आर यूजिंग and the way they are exploiting the electorate for an emotional slogan, that is wrong. That has resulted in a huge governance deficit in this unfortunate place over the last 70 years. आपने कब देखा कि एक लीडर स्टेज पे चढ़ता है और बोलता है मैंने 5 साल इतने काम किए, इतने ब्रिज बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतने लोगों को रोजगार दिया, मैंने इतने मसले दूर किए, इतने स्कूल बनाए, इतने हॉस्पिटल बनाए, एक तो मुझे इसका जजा दीजिएगा, और ये मेरा अगले 5 साल का प्लान है, मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, इतनी सड़कें बनाऊंगा, ये रोजगार फराहम करूंगा, इसके लिए मुझे एक मौका दीजिए। आपने कब देखा है कि सियासी प्लेटफॉर्म्स में कैंपेन से ये बात होती है? बात क्या होती है? माजी हुंदी आज़ाद, बेनी हुंदी आज़ाद, 73 यार साहब, मेरा एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। Many leaders have been detained before results. तो आपको लगता है this is a black spot on democracy because you are a political leader as well? Well, I am a firm believer in the processes of law. I will again, ask you a counter question. मुझे याद है एक दिन लाल चौक से मेरी गाड़ी जा रही थी, पीडीपी का एक छोटा सा वो जुलूस का टुकड़ा आया, और ये खड़े थे, गाड़ियों पे खड़े थे, ट्रकों पे खड़े थे, और मांग क्या थी जी? फारूक अब्दुल्ला साहब चोर हैं, उनको जेके क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम में जेल में भरिए। मेरे भाई सजाद साहब और इमरान साहब ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी ना, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी हजारों करोड़ की संपत्ति है, कहाँ से आई? शेख अब्दुल्ला साहब तो टीचर थे, इनका साउथ ऑफ फ्रांस में मकान है, लंदन, मुझे नहीं पता है साउथ ऑफ फ्रांस में मकान है, तो उन्हीं ने कहा है। पीपल्स अलायंस के अलाइज ही ने कहा है कि इनका 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है।
10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। महबूबा मुफ्ती जी ने तो बयान दिया है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में होने चाहिए जेके क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम में। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं गलत, ये गलत है, हमने बोला ही नहीं। कल आपने बोला इनको अरेस्ट कीजिए। 370 हटने के बाद अगर सबके गुनाह धुल गए हैं और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, जो 40-50 करोड़ वहाँ गायब हुआ है उसको छोड़ देना है लोगों के पैसे को। अगर वो जो साउथ ऑफ फ्रांस में घर था वो झूठ कहा था, जो लंदन में होटल था वो झूठ कहा था, उसमें तो मेरे बड़े भाई हैं इमरान साहब, उनने तो ये भी कहा कि You ये were present in that press conference. Why don't you raise questions against them? That time. No, listen to me. I was present in that press conference. Who did you hear these words from? The same people. I am still saying that. I am still saying there should be accountability. मैंने अपना ये नहीं बदला ना, मैं कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब कमीशन हर एक जगह होना चाहिए, लोगों के पैसे का हिसाब हर एक जगह होना चाहिए। आप 370 और 35A को कवर मत बनाइए कि यहाँ पे जी अब एहतसाब नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमें किसी पैसे का हिसाब नहीं करना है। आप मुझे बोलिए, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ के इनका पहनावा होता है, कपड़े लगाए हुए होते हैं, तो ये आज का पर बने इमसद आप ही ने, पीडीपी ने, महबूबा जी ने फारूक साहब के खिलाफ जेके क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम की इंक्वायरी, मुझे नहीं लगता है किसी ने उतनी मांगी होगी जितनी महबूबा जी ने मांगी होगी। आप सबको पता है, नईम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि क्रिकेट एसोसिएशन के पैसे का हिसाब दो। अब अगर हिसाब हो रहा है तो ये पॉलिटिकल, आप ही ने तो मांगा। Sir, when you are part and parcel of the national conference, you are dancing on that tune, sir. तो अभी अगर देखा जाए आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है? मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए, I was not dancing on anybody's tune. I am a very unconventional experiment in the mainstream. आप देखिए मेरी एज का किसी को आप बोलते हैं देखिए जी वो हैं ये हैं, या तो बाप मिनिस्टर है या बाप एमएलए है, राइट। आई केम बैक फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2010 एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि सियासत में हम सब बातें करते रहते हैं वहाँ से कि ये ख़राब है वो ख़राब है। आज हम जाके खुद लेट मी ट्राई एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मार्क, मैं देखता हूँ मैं खुद कुछ डिफरेंस कर सकता हूँ, और एक 10-15 साल के स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम को देखा है, मैं उस ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम से स्ट्रगल करके आया हूँ, मैंने देखा है। जब अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन अनाउंस हुआ, इनने कहा हम जी बाइकआउट करेंगे, लेकिन दूसरे कमरे में ये बातें कर रहे थे प्रॉक्सी कौन कौन उठाएगा। तो मैं कहा ये क्या हिपोक्रेसी है, या तो आपको बाइकआउट करना है, यहाँ से आप प्रॉक्सीज उठा रहे हैं, तो आज इनके 11 कैंडिडेट कॉर्पोरेटर कहाँ से हैं? कल तो एक ही जीत के आया ना, बाकी 10 कहाँ से आए? वो प्रॉक्सीज थे। तो इनके कोल और फैल में जो तजाद है, ये बोलते कुछ और हैं करते कुछ और है। लोगों को बोलते हैं हम इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं, प्रॉक्सीज इनके इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो क्यों? मैं जब मैं लड़ा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2018 में, मैं 4 वार्ड से लगा, हर एक वार्ड में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रॉक्सी मेरे खिलाफ लड़ रहा था और विथ फुल पार्टी सपोर्ट लड़ रहा था हर एक जगह। तो कोल और फैल में तजाद है। मैं भी ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम से आया हूँ, आपका बात you're राइट, बट आई हैव सीन इट फ्रॉम विद इन। वो तो अपनी पार्टी में जो सारे लीडर हैं वहीं से इमर्ज होके आए ना। हमने देखा है कि एक दम घुटने वाली बात है, जो ये बोलते हैं बयानों में, दूसरे कमरे में इनका लाएमल अलग होता है। जिन्हें सब कहा जाता है कि एसएमसी में भी बड़े बड़े गपले हुए, चाहे स्प्रे हो चाहे केमिकल्स हो, तो क्या आप उसमें भी प्रोब मांगेंगे? आपको शायद पता नहीं है कि जब ये बात पहले उठी, मैं यहीं से मैंने हाई कोर्ट को अपील की कि यहाँ पे एक एक कलम का जो ढक्कन है उसका प्रोब कीजिए, और ये प्रोब तब से शुरू हुआ। 30 लाख का हमने केमिकल स्प्रे किया और बोला इस पे जी घपला हो गया। मैं एज मेयर ऑफ द सिटी 3.5 महीने घर नहीं गया। इतना INS. Extremely fearless journalism.